चलो, तो हम लोगों ने क्या सीखा था? इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ लाइन को लेकर के कुछ बेसिक छोटी छोटी चीजें अब हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में थोड़ी हेल्प करेगी, जिनमें से कुछ बेसिक चीजें समझो। हमने स्लोप समझा। स्लोप हम लोगों ने दो तरीके का समझा, एक तो पॉइंट वाला समझा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक हमने स्लोप जो सीखा वो जो आपकी बेसिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वो वाला सीखा, माइनस a बाई बी। ये हमने दो तरीके के स्लोप सीखे। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो स्लोप होता है वो किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन में, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एक और इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ए बी सी क्या है? नंबर्स है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, कैसे भी हो सकता है। अब इसके हिसाब से अगर देखें तो ये एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है। अब जब स्लोप को देखोगे तो स्लोप के लिए कौन से दो एलिमेंट हमारे जिम्मेवार हैं, तो वो ए और बी है। ठीक है, तो अगर मेरे पास दो लाइन है तो इस लाइन का अपना एक स्लोप होगा, इस लाइन का अपना एक स्लोप होगा। ठीक है, सोचो क्या हो सकता है। तो मान लो ये मेरा एक्सेस सिस्टम है, इसमें मेरी एक लाइन जा रही है यहां, तो इसका कोई तो स्लोप होगा। एक लाइन और जा रही है, जो दूसरी लाइन जा रही है वो कहीं भी हो सकती है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर उसका और इसका स्लोप अलग हुआ, जो मैं नई लाइन बनाऊं, ठीक है, मान लो मैं कहीं भी बना दूं, तो अगर इसका और इसका स्लोप अलग हुआ तो क्या होगा? ये एक दूसरे को कट पक्का करेंगे कहीं ना कहीं जाके। स्लोप सेम है, मतलब झुकाव अलग अलग है, तो वो कोई किधर जा रही है कोई किधर जा रही है, कभी तो काटेगी आगे पीछे जाके। इसका मतलब अगर स्लोप सेम नहीं हुआ तो लाइनें एक दूसरे को कट करेगी, और कट करेगी तो एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है, तो एक कॉमन पॉइंट हो सकता है दोनों। ठीक बात है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो हमारी लाइन है उसका स्लोप इसके जैसा हो, सेम ही। अब सेम होगा तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो अलग अलग जगह है या एक के ऊपर एक हो सकती है। अगर सेम है तो सेम है, और अगर एक के ऊपर एक है तो ऊपर भी हो सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, अब अगर इनका स्लोप सेम है तो अलग अलग जगह होगी, दिए क्या होगी? हमेशा पैरेलल। और अगर ओवरलैप कर रही हो ये, तो फिर दो चीजें होगी। देखो समझो, इस केस में क्या है, दोनों हैं तो पैरेलल, बट क्या है, अलग अलग जगह कट कर रही है। ये वाई को यहां कट कर रही है, वो वहां कर रही है, एक्स को यहां कर रही है, यहां कर रही है। अगर इनका स्लोप भी सेम हो और ये एक दूसरे को ओवरलैप करे तो ये कट भी सेम जगह करेगी। जमी बात? दोबारा सुनो, मैं कह रहा हूं लाइनें अगर पैरेलल है तो पैरेलल का मतलब है जहां ये कट कर रही है दूसरी लाइन उससे थोड़ी दूर कहीं और कट करेगी। चाहे आप इधर ले आओ, कहीं भी कट करेगी तो अलग अलग जगह कट करेगी, तो उनका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट अलग अलग होगा। बट अगर ये ओवरलैप करेगी तो ये पता कैसे चलेगा कि ओवरलैप है? सिर्फ स्लोप से तो पता नहीं चलेगा। वो कट भी सेम जगह करे तो वो ओवरलैप हो जाएगी। अगर तो दो लाइनें पैरेलल नहीं है फिर तो एक दूसरे को कट कर ही देगी, अगर पैरेलल है तो कट तो करती नहीं है। ठीक है, और पैरेलल कब होएगी? जब स्लोप सेम होएगा। तो अगर दो लाइनों का स्लोप सेम है और कट कहीं और कर रही है फिर तो वो पैरेलल है, और कट भी उसी जगह कर रही है तो फिर वो क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है। कहानी समझ में आ गई? पक्का? अब समझो, स्लोप के लिए जिम्मेवार कौन होता है? माइनस ए, मतलब ए और बी। तो अगर तो इसका माइनस a1 अपॉन b1 इक्वल हो माइनस के a2 अपॉन b2 के साथ, तो मैं क्या बोल सकता हूं? इनका स्लोप सेम है। इसका स्लोप कैसे निकलेगा? माइनस का a1 अपॉन बी, इसका स्लोप कैसे निकलेगा? माइनस का a2 अपॉन b2। तो इनका स्लोप आ गया सेम। क्या मैं माइनस कट कर सकता हूं? ओके। क्या मैं ये भी कर सकता हूं कि इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, मतलब a1 अपॉन a2 कर दूं इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, चल जाएगा? तो अगर जो रेशो a1 a2 का है और b1 b2 का अगर वो सेम है
तो पहली जरूरी चीज हो गई कि इन दोनों का क्या हुआ, स्लोप सेम हो गया। इनका स्लोप क्या हुआ, सेम हो गया, पहला काम हुआ। अब स्लोप सेम है और ये एक दूसरे को एक ही जगह कट कर रही है, तो कट जो करते हैं उसके लिए इंटरसेप्ट चाहिए। इंटरसेप्ट कैसे निकलते होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, माइनस का सी बाय, और वाई इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, सॉरी एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा माइनस का सी बाय ए, और वाई निकलेगा माइनस का सी बाय, तो इसका मतलब सी भी उसमें यूज होगा। तो अगर आपके पास लाइन जो है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू हो b1 अपॉन b2 ऑल्सो इक्वल्स टू c1 c2, इसका मतलब वो कट भी क्या करेंगी, ए की जगह करेगी। ठीक है, यानी ये दोनों लाइन जो है वो इस केस में क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। ये लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। जची बात, दो लाइनें अगर ये दोनों बराबर है तो पैरेलल हो गई, और अगर कट भी सेम जगह ही कर रही है, कट कौन डिसाइड करेगा, सी, है ना, तो वो भी सेम ही है दोनों का, उसी रेशो में, तो फिर ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। अगर तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो, इसका मतलब कट सेम जगह नहीं कर रहे, दूर जगह कर रही है, दूर जगह कर रही है, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सही है, पैरेलल है। इजी है ना, समझ आ रही है बात, या कोई कंफ्यूजन लग रही है इसमें, बहुत बढ़िया। अगर तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 b2 हो जाए, तो आप क्या कहेंगे, स्लोप सेम नहीं है, सेम नहीं है तो क्या करेगी, एक दूसरे को कट करेगी। ठीक, कट करती है तो कितने पॉइंट पर करती है, एक पे करती है, तो एक पॉइंट उनका कॉमन होगा दोनों इक्वेशंस का। तो ऐसे केस में कहेंगे कि ऐसी लाइन जब होगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसी को कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, कि इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, बिल्कुल सही है, तो ये दोनों का यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ओवरलैप हुआ तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि उनके अनंत पॉइंट जो हैं वो आपस में कोइंसाइड करेंगे। अगर तो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, तो फिर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, उनका कोई भी पॉइंट कॉमन होगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन। कहानी क्लियर हुई कि ये सब नो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन क्यों आते हैं। पक्का, आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज पे जाएं, लिख दिया। चलो अब आगे अगर हम जाएं तो हम कुछ और चीजें समझते हैं। देखो मेरे पास अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, पहली इक्वेशन है मेरे पास a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन जो मेरे पास है वो है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन हो गई। पहले वाले का जो स्लोप है उसको मैं नाम दे रहा हूं m1 और दूसरे वाले के स्लोप को नाम दे रहा हूं m2। स्लोप, स्लोप कैसे निकलेगा बताइए। ठीक, सो अगर कभी m1 इक्वल्स टू हो जाए m2 के, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि लाइन जो है पैरेलल है। इस केस में हमने एक चीज और याद रखी थी, वो ये है कि C शुड बी डिफरेंट, है ना, तभी वो कट वो नहीं करेगी, ओवरलैप नहीं करेगी। ये एक केस है, बट यहां हमें
दो जरूरी चीजें और समझनी है। दो जरूरी चीजें और कौन सी समझनी है? पहली तो ये समझनी है कि अगर ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो कैसे निकलेगा। तो इसको एक बात समझते हैं सिंपल। क्या मैं स्लोप को टेंजेंट थीटा बोल सकता हूं? तो इसका जो भी लाइन का थीटा होगा अकॉर्डिंगली टेंजेंट थीटा उसका निकल जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली जो भी एंगल होगा, इसका जो भी एंगल होगा अकॉर्डिंगली इसका अपना टेंजेंट थीटा निकल जाएगा, ये वाला। बट क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो एक सिंपल बात समझो कि मेरे पास एक लाइन जा रही है, या इस लाइन को मैं ऐसे बना देता हूं, ये एक्सिस है, ऐसे लाइन जा रही है, इसका कोई भी एंगल है, अगर इस लाइन को मैं रोटेट कर दूं पूरा 90 डिग्री तो ऐसे लाइन बनेगी। पूरा 90 डिग्री अगर मैं रोटेट करूं तो जाके बनेगी। तो इसका जो एंगल होगा ये वाला, ये क्या होगा 90 प्लस थीटा। ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा 90 प्लस थीटा। सच की बात भाई, इसका जो भी थीटा एंगल बन रहा है ये हमेशा 90 प्लस थीटा बनेगा। वैसे भी एक्सटर्नल एंगल है तो दो एंगल के सम के बराबर होगा, यूं भी सोच लो जमगी। तो एक का जो होगा टेंजेंट थीटा होगा, दूसरे का जो है वो टेंजेंट 90 प्लस थीटा होगा। ये मेरा M2 हो गया। टेंजेंट 90 प्लस थीटा क्या होता है? कोट थीटा। बट कैसा कोट थीटा? नेगेटिव। तो ये बनेगा माइनस का कोट ऑफ थीटा, जो कि क्या है एक तरीके से। तो अगर मैं कभी M1 और M2 की गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय माइनस का कोट ऑफ थीटा, जो कि आपस में, इसका मतलब M1 इंटू M2 करूं तो वो मुझे क्या मिलना चाहिए? माइनस का। ये कब होगा? जब दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो? बिल्कुल सही है। लाइन पैरेलल होगी तो क्या होगा? M1 और M2 एक दूसरे के बराबर होंगे। और अगर लाइन परपेंडिकुलर होगी तो M1 और M2 की जो गुणा होगी वो आपको हमेशा क्या आंसर निकाल के देगी? -1। और किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो M1 और M2 बनते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो M1 M2 बनते हैं, वो बनते किसकी मदद से हैं? A और B की मदद से। तो कभी भी अगर आपको कोई दूसरी लाइन का पैरेलल लाइन बनवाना हो तो आप ये देख लो कि जो रेशो A और B का होगा वही रेशो इनका हो जाना चाहिए, तो अपने आप पैरेलल लाइन आ जाएगी। ऐसे ही अगर परपेंडिकुलर लाइन बनवानी हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन बनवानी हो, तो उस केस में क्या करोगे? आप ये समझो कि इसका स्लोप, जो दूसरा स्लोप निकालना है, मान लो मुझे M2, वो क्या होना चाहिए? माइनस का M1। ठीक बात है। स्लोप क्या होगा? कुछ भी मान लो 2/3, क्योंकि स्लोप तो ऐसे निकलेगा। कैसे निकलेगा? टेक्निकली देखा जाए तो माइनस का A/B ऐसे करके निकलेगा। तो अगर मैं इसको ऐसा करूं तो माइनस से ये घूम जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? B/A। यानी जो नया M2 होगा उसका स्लोप उसका उल्टा होगा। तो एक तरीके से जो पहली इक्वेशन का रेशो होगा A1 B1 का, उसका रेशो उसका उल्टा ऑपोजिट हो जाएगा, तो वो उसके अपने आप क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। नहीं, साइन भी बदलेगा, एक साइन बदलेगा, दोनों नहीं, कोई एक साइन। तो एक इक्वेशन आपको दे रखी है, उसके परपेंडिकुलर इक्वेशन बनानी है, तो बहुत सिंपल सीधा काम है। जो भी A1 B1 आपको दिए हुए हैं, इनमें इनका वैल्यू रेशो वाइज पलट जाएगा, वैल्यू वाइज नहीं, रेशो वाइज। याद रखो, कई बार वैल्यू पलट जाती है, कई बार रेशो पलट जाता है। तो रेशो वाइज पलटेगा और कोई एक साइन बदलेगा, कोई एक।
हाँ, या तो A1 जो है उसका साइन बदल जाएगा या B1 का बदल जाएगा, A का या B का किसी का साइन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, X का या Y का कोई ना कोई साइन बदलेगा। क्लैरिटी हो रही है? एक आखिरी चीज और आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वो है दो लाइन के बीच का एंगल निकालना। ठीक है, तो वो एक तरीके से टेंजेंट a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो हम यूज करते हैं। टेंजेंट a माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेंजेंट a माइनस टेंजेंट ऑफ b डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट ऑफ b, पहली लाइन का और दूसरी का। तो अगर आपको एंगल बिटवीन लाइंस निकालना हो, और याद रखना दैट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ टेंजेंट, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। ये दो लाइन के बीच का एंगल अगर आपने निकालना हो तब ये इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों के एंगल की बात हो रही है, नहीं वर्टेक्स की बात नहीं हो रही। दो लाइनें जा रही है, एक यहां चली गई मान लीजिए, एक एवं यहां चली गई, इसका अपना एक एंगल है, इसका एक अपना एंगल है, हमें इनके बीच का एंगल चाहिए। तो अपने को पता है कि इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। मान लो ये नया एंगल जो चाहिए मुझे P है, ये ऑलरेडी जो है वो एक A है मान लीजिए, एक B है, तो मुझे पता है कि इन दोनों के बीच का, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, यानी P प्लस B जो है वो किसके बराबर होगा, A का। तो P की वैल्यू चाहिए तो क्या होगी, A माइनस, तो A क्या है, पहली लाइन का एंगल या स्लोप, और B क्या है, दूसरी लाइन का स्लोप। तो उनके बीच का अगर एंगल चाहिए तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाओगे, जो कि आपके केस में ऐसे बन जाएगा। ज्योमेट्री यूज हो रही है, चिंता ना करो, दूर से दिखता है सब। मैं बस ये रटाना नहीं चाह रहा था, कल मैंने ये इसीलिए नहीं करवाया था क्योंकि वो करके फिर उतना ऊपर चिपकाओगे। अब तो ये भी थोड़ा लग रहा है, वो भी थोड़ा लग रहा था, बल्कि कल ही आपने थोड़ा कम कराया, आज भी थोड़ा ही है, बट इन दोनों को मिला के एक दिन में करो ना तो दिमाग खाली हो जाता है। मैंने कई बैच में कराई हूँ, और दूसरे दिन मेरे डाउट लेने पड़ते हैं, और फिर कुछ बैचेस में मैंने उसको 2 दिन में करवाना शुरू किया कि नहीं एक दिन आधा करो, एक दिन आधा करो, तो थोड़ा दिमाग को टाइम मिल जाएगा उसको डाइजेस्ट करने में, प्रोसेस करने में। इस वजह से 2 दिन में जब जब करते हैं तो डाउट आते आते हैं, उतना डाउट का इश्यू नहीं बनता। डन। तो ये तुम्हारी मेनली चीज़ें थी, इसमें हमने लाइन पैरेलल सीख ली, परपेंडिकुलर सीख ली, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वो सीख लिए, कब पैरेलल होंगे, कैसे परपेंडिकुलर होंगे, एंगल बीच का कैसे निकलेगा। डन। कल मिलते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है उसको निपटा देना।